नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ पहली चोट नॉवल का पार्ट 8। इसके बाकी के 7 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं पहली चोट नॉवल का पार्ट 8। रिवॉल्वर दोसा के गले में जा टकराई। दोसा चेहरे पर हाथ रखते हुए चीखा, एक कदम पीछे लड़खड़ाया। देवराज चौहान ने चील की तरह उस पर झपट्टा मारा, लेकिन ऐसा लापरवाह नहीं था। उसने गोली चला दी। देवराज चौहान ने भी उसकी हरकत देख ली थी। वो ज़रा सा टेढ़ा हुआ। उस पर भी उसे यकीन नहीं था कि गोली से बच जाएगा, लेकिन बच गया। तब तक वो दोसा के पास पहुंच चुका था। दोसा को पुनः रिवॉल्वर इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। देवराज चौहान ने अपनी हथेली उसकी रिवॉल्वर पर जमा दी, जो उसके हाथ में दबा था, और दूसरे हाथ से घूसा उसके चेहरे पर मारा। दोसा लड़खड़ाया, लेकिन गिरा नहीं। दोसा ने अपना हाथ देवराज चौहान की गर्दन पर जमा लिया। देवराज चौहान ने दांत भींचे उसके पेट में पुनः घुसा मारा। घूसा इतना तेज था कि अगर किसी इंसान के पेट में लगता तो वो शायद 2-4 दिन हिलने के काबिल नहीं रहता। लेकिन दोसा पर घुसे ने खास असर नहीं दिखाया। न तो उसका हाथ देवराज चौहान की गर्दन से हटा और ना ही उसने रिवॉल्वर छोड़ी। तभी दोसा ने अपना सिर देवराज चौहान की छाती पर वेग से मारा। देवराज चौहान को इस वार से कोई खास फर्क नहीं पड़ा, परंतु साथ ही ये बात भी समझ गया कि उसका वास्ता दमदार इंसान से पड़ा है, जो हथियारों की लड़ाई ही नहीं, हाथों की लड़ाई भी जानता है। दोसा का पंजा उसके गले पर अवश्य था, लेकिन वो गले पर ज़्यादा दबाव नहीं बना पा रहा था। आसपास के घरों से लोग जितना हादसा देख सकते थे देख रहे थे। तभी दोसा ने देवराज चौहान की टांगों में अपनी टांग फंसाकर टांग को तेरो झटका दिया, तो देवराज चौहान लड़खड़ाकर नीचे जा गिरा। गिरते ही उसने दोसा की दोनों टांगें खींच ली। दोसा झटके से नीचे गिरा। रिवॉल्वर उसके हाथ में ही रही। देवराज चौहान ने उसके रिवॉल्वर वाले हाथ पर वार किया। हाथ पर ऊपर से वार और नीचे का हिस्सा सड़क से टकराया। उसी पल हाथ दर्द से भर गया। उंगलियां खुल गई और रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई। देवराज चौहान ने बिना वक्त गंवाए रिवॉल्वर झपट ली और उछलकर खड़ा हो गया। नीचे पड़ा दोसा संभला। धीरे धीरे वो खड़ा हुआ। तू तो वास्तव में बहुत खतरनाक है, दोसा के होंठों से निकला। उसने सूख रहे होंठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान ने बिना कुछ कहे दांत भींचे ट्रिगर दबा दिया। लीवर की आवाज़ खड़क कर रह गई। दोसा की रिवॉल्वर का चैम्बर भी खाली था। फक पड़े दोसा के चेहरे का रंग लौटने लगा। वो हौले से हंसा, फिर हंसी तेज हो गई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। दोसा अजीब ढंग से हंसा। बच गया मैं। मेरे रिवॉल्वर में भी गोली नहीं थी, मेरे को नहीं पता था। बच गया मैं। इसके साथ ही दोसा ने फुर्ती से जेब से दूसरी रिवॉल्वर निकाली और मौत भरी हंसी हंस पड़ा। क्या कहूँ, दूसरी रिवॉल्वर रखना उस्ताद की सीख है। उस्ताद ने एक बार मुझे समझाया था कि एक वक्त ऐसा आता है जब जेब वाली रिवॉल्वर ही काम आती है। हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हमेशा धोखा ही देती है। मैंने उस्ताद की बात का हमेशा ध्यान रखा। आज तक तो हाथ वाली रिवॉल्वर ही सारे काम निपटा देती थी। आज पहली बार जेब वाली रिवॉल्वर काम आई। तुमसे मुकाबला करने में बहुत मज़ा आया। वो अपना बंसी भाई है ना, जिसे तुम टपका कर आए हो, वो अक्सर खेल खेल में अपने शिकार को मौत देता था। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन कभी किसी को खेल में मौत देने का मौका नहीं मिला। आज मौका है, वक्त है। तेरे से खेलूंगा मौत का खेल, या सीधे सीधे गोली मारूं। देवराज चौहान के चेहरे पर मौत से भरी खतरनाक मुस्कान उभर आई। आज तुम खेल खेल में मौत देने की शुरुआत कर ही लो, देवराज चौहान कह उठा। ये तो बढ़िया बात हो गई। कैसे खेलोगे? ये छोटी सी गली है, तुम भागो। जब तक आधी गली पार नहीं कर जाओगे मैं तुम्हारा निशाना नहीं लूँगा। आधी गली के पार होते ही मैं तुम्हें शूट करूँगा। तुम बचने की कोशिश करना। बचकर गली पार कर गए तो तुम बच गए, फिर तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन ध्यान रखना कि मेरा निशाना बहुत पक्का है। अंधेरे में अच्छे से अच्छे निशानेबाजों का निशाना चूक जाता है, देवराज चौहान बोला। मेरा नहीं चूकेगा। दोसा खतरनाक स्वर में हंसा। चूक गया तो तुम्हारा ही फायदा है। देवराज चौहान ने गहरी निगाहों से दोसा को देखा। वो दोसा की रिवॉल्वर पर कब्जा पा लेना चाहता था, परंतु दोसा के सावधान होने की वजह से उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। बहुत ज़्यादा विश्वास है ना तुम्हें अपने पर? देवराज चौहान के होंठ सिकुड़ चुके थे। खेल में शामिल है तो पलटकर भागना शुरू कर दे, वरना। दोसा को घूरने के पश्चात देवराज चौहान ने होंठ भींचे,
पलटा और गली में दौड़ा। दोसा रिवॉल्वर थामे फायर करने को तैयार था। 4-5 मकान पार करते ही एक मकान का दरवाज़ा खुला नजर आया और एक आदमी जरा सा सिर बाहर निकाले देख रहा था। देवराज चौहान पलटा और उस व्यक्ति को धकेलते हुए भीतर प्रवेश करके दरवाज़ा बंद किया और उससे बोला, भीतर चलो। देवराज चौहान उसके साथ मकान के भीतर गया और भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरे में रोशनी थी। वो 50 बरस के आसपास का व्यक्ति था। चेहरे पर दाढ़ी थी। वो अकेला ही था घर में। वो साधारण सा सामान रखा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तभी बाहर से दरवाज़ा थपथपाने और दोसा के चिल्लाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। वो बदमाश तुम्हें गोली मारने वाला था। उसने कहा, मैं सब देख सुन रहा था। वो भीतर भी आ सकता है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। मेरे पास रिवॉल्वर है, उसने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान की निगाहें उसके चेहरे पर जा टिकी। लेकिन मुझे रिवॉल्वर चलानी नहीं आती। बाहर से दोसा के थपथपाने की, चिल्लाने की, गालियां देने की आवाज़ें आ रही थी। फिर रिवॉल्वर रखी क्यों? देवराज चौहान ने कहा। वो कुछ नहीं बोला। मुझे कुछ देर के लिए रिवॉल्वर दे दो, जो भी पैसे मांगोगे दे दूंगा। पैसे की ज़रूरत नहीं है मुझे। उसने देवराज चौहान को देखा तो कुछ पल चुप रहकर वो कह उठा, एक काम है मेरा, उसे करोगे तो मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। कैसा काम? तब तक दोसा बाहरी दीवार फांद कर भीतर इस कमरे के बंद दरवाजे के पास आ पहुंचा था। उसने दरवाज़ा तोड़ने वाले अंदाज में जोर से दरवाज़ा बिड़बिड़ाया और गुस्से से भरी आवाज़ आई, कमीने, तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को। दोसा की आवाज़ आती रही। दोनों ने दरवाजे को देखा, फिर एक दूसरे को। मुझे रिवॉल्वर दो, देवराज चौहान ने कहा। वादा करो कि मेरा काम करोगे। काम जाने बिना मैं। बाहर वो बदमाश है, कभी भी दरवाज़ा तोड़कर भीतर आ जाएगा। ऐसे में तुम्हें। तभी बाहर से दोसा ने फायर किया। गोली दरवाजे में छेद बनाती भीतर आ गिरी। देवराज चौहान का चेहरा और भी कठोर हो गया। दांत भिज गए। मैं तुम्हारा काम करूंगा। लाओ रिवॉल्वर दो। वादा करते हो? बाद में पीछे तो नहीं हट जाओगे कि? देवराज चौहान है नाम मेरा। जो जुबान देता हूँ पूरा करके रहता हूँ, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। वो दूसरे कमरे में गया। फौरन वापस आया। हाथ में रिवॉल्वर थी। रिवॉल्वर उसने देवराज चौहान को थमा दी। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर चेक की। वो विदेशी थी, कीमती थी। 4 गोलियां बाकी थी उसमें। देवराज चौहान की आंखों में मौत के भाव नाच उठे। दोसा अभी भी दरवाजे के बाहर था और भीतर आने की कोशिश कर रहा था। देवराज चौहान ऐसी कुर्सी पर बैठा जो दरवाजे के ठीक सामने थी। दरवाज़ा खोलो। देवराज चौहान की आवाज़ में मौत के ठंडे भाव थे। वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी गोली मार देगा, उसने जल्दी से कहा। देवराज चौहान ने हाथ में दबी रिवॉल्वर का मुंह दरवाजे की तरफ किया। दूसरा दरवाज़ा तोड़ने पर आमादा था और दरवाज़ा अब टूटने जैसा हो भी रहा था। दरवाज़ा खोल दो, देर मत लगाओ। दरवाज़ा कभी भी टूट सकता है, तब हालात बदल भी सकते हैं। देवराज चौहान ने एक एक शब्द पर जोर देकर कहा। वो पागल हुआ पड़ा है। उसने देवराज चौहान की आंखों में देखा। चेहरे पर फैसले के भाव उभरे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। एक तरफ हटकर दरवाज़ा खोलना, वरना गोलियां तुम्हें भी लग सकती हैं। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर चिटकनी को हटाया और जल्दी से दीवार से सट गया। बाहर से दरवाजे को धक्का मारते दोसा चिटकनी हटते ही बुरी तरह लड़खड़ाकर भीतर आ पहुंचा। इससे पहले कि वो संभल पाता, देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर से एक के बाद 3 गोलियां निकली और दोसा के शरीर के कई हिस्सों में जा धंसी। दोसा गला फाड़कर चीखते हुए इस तरह नीचे गिरा जैसे किसी ने उसे धक्का दे दिया हो। उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर दीवार से टकराती हुई जाने किधर जा गिरी थी। कुछ पल तड़प कर दोसा का शरीर शांत पड़ गया। देवराज चौहान का चेहरा सपाट था। मौत के सद्भाव खुद में समेटे आंखें दोसा की लाश पर टिकी थी। दोसा ने डटकर उससे मुकाबला किया था। इस मुकाबले में वो अवश्य ही जीत जाता अगर इस घर में रहने वाले व्यक्ति के पास रिवॉल्वर ना होती। दोसा वास्तव में खतरनाक लड़ाका था। देवराज चौहान ने हाथ में दबी रिवॉल्वर को देखा, फिर कुर्सी से उठकर उसके पास पहुंचा। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हारी दी रिवॉल्वर से ही मैं बच सका। मैंने तुम्हें रिवॉल्वर इसलिए नहीं दी कि तुम मुझे मेहरबानी या शुक्रिया कहो, गंभीर स्वर में कहते हुए उसने देवराज चौहान के हाथ से रिवॉल्वर ले ली। मैंने तुम्हें इसलिए दी कि तुम मेरा काम करोगे। हाँ, तुम्हारा काम पूरा करने का मैं वायदा कर चुका हूँ, देवराज चौहान ने कहा। 4 गोलियां थी इस रिवॉल्वर में और तुमने 3 खर्च कर दी। अब सिर्फ 1 बची है। देवराज चौहान ने उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर पर निगाह मारकर कहा। यह विदेशी और महंगी रिवॉल्वर है, इसे खरीदना आसान नहीं और तुम्हें तो चलानी भी नहीं आती। देवराज चौहान के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। कहाँ से ली ये रिवॉल्वर? मेरी नहीं है। उसकी आवाज़ में हल्की सी सख्ती आ गई।
किसी से ली है? ये रिवॉल्वर मोना चौधरी की है। मोना चौधरी? देवराज चौहान जोरों से चौंका। इसके साथ ही फकीर बाबा का चेहरा आंखों के सामने नाच उठा और वो शब्द याद आए जो फकीर बाबा ने कहे थे। हाँ, मोना चौधरी की रिवॉल्वर है ये। उसके स्वर की कठोरता और भी बढ़ गई थी। दिल्ली में रहती है वो। दिल्ली अंडरवर्ल्ड में उसकी हैसियत है। वो बहुत खतरनाक शहर है। देवराज चौहान देखता रहा उसे। वो गुस्से में नजर आ रहा था। तभी बाहर से लोगों की आवाज़ें कानों में पड़ने लगी थी। यहाँ इस बदमाश की लाश पड़ी है, पुलिस आएगी। देवराज चौहान कह उठा। लोगों को क्या जवाब देंगे कि ये सब तुम्हारे घर पर कैसे हुआ? अगर ये रिवॉल्वर तुम्हारे पास से पुलिस ने बरामद कर ली तो बदमाश की हत्या तुम्हारे सिर पर। मुझे कुछ नहीं होगा। क्यों? मैं यहाँ से अभी चला जाऊँगा, अपना घर छोड़कर। ये मेरा घर नहीं। महीना भर पहले किराए पर यहाँ आया हूँ। कोई नहीं जानता मुझे। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। यहाँ से चला जाऊँगा तो कोई मुझे ढूंढ नहीं पाएगा, उसने शांत स्वर में कहा। देवराज चौहान ने उसके चेहरे के भाव देखते हुए सिगरेट सुलगाई। तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो? देवराज चौहान ने पूछा। जवाब में उसने बाहरी दरवाजे की तरफ देखा। पुलिस आ सकती है। बाहर से लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। मुझे यहाँ से निकल चलना चाहिए। जैसा तुम ठीक समझो। मैं अभी आया, कहने के साथ ही वो दूसरे कमरे में चला गया। देवराज चौहान कश लेता रहा। तीसरे मिनट ही वो वापस आया। उसके हाथ में ब्रीफकेस था। पीछे से निकल जाते हैं, आगे की तरफ लोग हैं। देवराज चौहान उसके साथ उसी रास्ते से बाहर निकल गया जिधर से आया था। देवराज चौहान उस व्यक्ति के साथ रहा। उनमें कोई बात नहीं हुई थी। देवराज चौहान के मस्तिष्क में फकीर बाबा के शब्द और इस व्यक्ति के पास मोना चौधरी की रिवॉल्वर। ये व्यक्ति उसे जुबान ले चुका था कि वो उसका कोई काम करेगा और देवराज चौहान को नहीं मालूम था कि वो क्या काम लेना चाहता है। अगर इसका काम मोना चौधरी से वास्ता रखता हुआ तो फकीर बाबा के शब्द सच हो जाएंगे। दोनों पैदल चलते हुए काफ़ी आगे आ गए। उनके कानों में पुलिस सायरन की आवाज़ें पड़ने लगी थी। किसी होटल में चलते हैं, उसने कहा, वहाँ बात करेंगे। देवराज चौहान ने हौले से सिर हिला दिया। सड़क से जाती टैक्सी को उन्होंने रुकवाया और कुछ ही देर बाद वो दोनों मध्यम वर्गीय होटल के कमरे में मौजूद थे। उस व्यक्ति के ऑर्डर पर वेटर 2 चाय दे गया। रात का 1 बजने को जा रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? राकेश नाथ। उसने चाय का प्याला उठाकर घूंट भरा। वो गंभीर था। एक बात बताओ, मैं तुम्हें तो जानता नहीं कि तुम क्या हो, हिम्मत वाले हो या खतरा देखकर भागने वालों में से हो? मैं भागता नहीं हूँ। देवराज चौहान ने उसे देखते हुए सिगरेट सुलगा ली। चाय लो, तुम अपनी बात कहो। देवराज चौहान की निगाह उस पर थी। मैंने जो काम करवाना है उसमें खतरा है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। राकेश नाथ ने उसे देखा। मैं खतरों से नहीं डरता, जान जाने की परवाह नहीं। काम पूरा करते हुए मैं सिर्फ काम पूरा करने की परवाह करता हूँ, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। राकेश नाथ ने पुनः चाय का घूंट भरा। कश लेते देवराज चौहान की निगाह उस पर ही थी। मोना चौधरी को जानते हो? राकेश नाथ ने उसकी आंखों में झांका। हाँ, कहते हुए देवराज चौहान ने मनी मन गहरी सांस ली। कौन सी मोना चौधरी? कहीं तुम्हारे मोहल्ले गली में कोई मोना चौधरी तो नहीं रहती जिसे तुम? मैं उस मोना चौधरी को जानता हूँ जिस मोना चौधरी की बात तुमने कही थी कि वो दिल्ली रहती है और वहाँ के अंडरवर्ल्ड की खतरनाक शह है, देवराज चौहान ने उसी लहजे में कहा। कभी देखा है उसे? हाँ, देवराज चौहान की नज़रें बराबर उसके चेहरे पर थी। मोना चौधरी को जानते हो तो फिर उसका मुकाबला नहीं करना चाहोगे तुम, राकेश नाथ ने कहा। तुमने जो भी कहा सीधे सीधे कहो। मोना चौधरी को ख़त्म करना है, कहते हुए राकेश नाथ के दांत भींच गए। देवराज चौहान उसे देखता रहा। काम कर सकते हो तो हाँ कह दो, तुम काम करने का वादा कर चुके हो, राकेश नाथ कहे जा रहा था। अगर उस वक्त मैं तुम्हें रिवॉल्वर ना देता तो वो बदमाश तुम्हें अवश्य मार देता। तुम्हें मेरा एहसान भूलना नहीं चाहिए। देवराज चौहान कश लेकर ठहरा और सपाट लहजे में कहा। यह ठीक है कि शायद तुम्हारी रिवॉल्वर देने से ही मैं उस बदमाश को मारकर खुद को बचा पाया। इस बात से मैं भी इनकार नहीं करता कि मैंने तुम्हारा काम करने का वायदा किया है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम्हारा काम मोना चौधरी जैसी सह से वास्ता रखता है। अगर मालूम होता तो कह नहीं सकता कि तब मेरा फैसला क्या होता। मतलब कि तुम मेरा काम करने से मना कर रहे हो। राकेश नाथ की आंखें सिकुड़ी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही कि तुम्हें इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़े। तो फिर क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा काम करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इस बात की तसल्ली दिलानी होगी कि जो काम तुम मुझसे करा रहे हो उसमें तुम सही हो और मोना चौधरी गलत है। मैं किसी गलत आदमी का काम नहीं करता। मैं सही हूँ, किसी की जान की कीमत समझता हूँ। राकेश नाथ दांत भींचकर गुर्रा उठा। मोना चौधरी से क्या बात हो गई थी तुम्हारी?
देवराज चौहान गंभीर था। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं कहा मोना चौधरी को। वो तो कॉलेज के बाद दोस्तों के साथ फुटपाथ पर सैर कर रहा था। भरा पड़ा था जैसे राकेश नाथ। इस दुनिया में मेरे बेटे के अलावा मेरा और कोई नहीं था। उसकी माँ तो उसे जन्म देने के 10 साल बाद ही चल बसी थी। मैंने ही दुनिया भर की तकलीफ़ें उठाकर उसे पाला। बहुत प्यार करता था मैं उससे। कभी बीमार हो जाता था तो रात रात भर जाग कर उसकी देखभाल करता था। तब सोचता था कि अगर मेरा बेटा ना होता तो कैसे ज़िंदगी बिताता मैं। लेकिन अब देखो, बिता रहा हूँ ज़िंदगी, परंतु हर वक्त मुझे लगता है जैसे उसकी लाश का बोझ सीने पर उठा रखा हो। उसकी आवाज़ में गुस्सा भी था, तड़प भी। जब वो दोस्तों के साथ फुटपाथ पर जा रहा था तो अचानक ही गोलियां चलने लगी। सब लोग भागने लगे। मेरे बेटे के दोस्त भी भागे, परंतु मेरा बेवकूफ़ बेटा नहीं भागा। वो देखने लग गया कि क्या हो रहा है। देवराज चौहान का पूरा ध्यान उस पर था। तभी उसके पास ही एक कार रुकी। उस कार का टायर गोली लगने से फट चुका था। उसमें से रिवॉल्वर पकड़े एक आदमी निकला कि तभी पास ही में एक और कार रुकी। उसमें से मोना चौधरी और उसका एक साथी बाहर निकला। दोनों ने रिवॉल्वरें थाम रखी थी। वो पागल हो रहे थे। उसका साथी कपड़ों में फंसा रखी बोतल निकालकर विस्की के घूंट भर रहा था। देवराज चौहान समझ गया कि नीलू महाजन का जिक्र कर रहा है। पहले जो आदमी कार से बाहर निकला था वो घबराया हुआ था। शायद वो जानता था कि मोना चौधरी उसे मार देगी। मेरा बेटा पास ही हक्का बक्का खड़ा था। उस आदमी ने मेरे बेटे को पकड़ लिया, उसकी आड़ ले ली। मेरे बेटे ने उसकी पकड़ से निकलना चाहा, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी, नहीं निकल सका। ये सब बातें मैंने बाद में वहाँ के लोगों, दुकानदारों से मालूम की, जो सब कुछ देख रहे थे। पुलिस से मालूम किया, जिन्होंने इस मामले की तफ्तीश की थी। कहते हुए वो लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मोना चौधरी ने चिल्लाकर मेरे बेटे को उसके सामने से हटने को कहा तो मेरे बेटे ने कहा कि उसने पकड़ रखा है। तभी उस पकड़ने वाले ने मोना चौधरी पर गोली चलाई। मोना चौधरी बच गई। इसी के साथ ही मोना चौधरी और उसके साथी ने अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलानी शुरू कर दी। पहले मेरे बेटे को गोलियां लगी, फिर उस आदमी को। देखते ही देखते मिनटों में दोनों नीचे गिर गए तो मोना चौधरी पास आकर अपने दुश्मन के सिर में गोलियां मारी। रिवॉल्वर खाली हो गई तो उसने पुनः भरी। तभी नीचे पड़े मेरे बेटे के शरीर में हरकत हुई। उसने हाथ बढ़ाकर मोना चौधरी की बाँह पकड़ ली और कहा कि उसे अस्पताल ले जाए। लेकिन वो मेरे बेटे को अस्पताल क्यों ले जाती? उसे क्या परवाह थी मेरे बेटे की ज़िंदगी और मौत से? वो जाने लगी तो उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर मेरे बेटे के हाथ में आ गई। उसने रिवॉल्वर भी वापस लेने की कोशिश नहीं की और अपने साथी के साथ कार में बैठकर चली गई। मेरे बेटे को 2 गोलियां लगी थी, एक पेट में, एक कंधे पर। उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे तैसे वो खड़ा हुआ, मोना चौधरी वाली रिवॉल्वर जेब में डाल ली। जाने कितने लोग ये सब देख रहे थे। उसने बहुतों से कहा कि उसे डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। फिर वो कुछ दूर खड़ी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और घर पर आ गया। उसकी हिम्मत थी कि इतना घायल होने पर भी उसने मोटरसाइकिल चला ली। मेरे को सारी बात बताई। जेब में रखी मोना चौधरी की रिवॉल्वर भी मुझे दी। मैं जल्दी से उसे अस्पताल ले गया, लेकिन वो बच नहीं सका। बहुत कोशिश की मैंने कि वो पौधा जिसे मैंने कठिनाई से पेड़ बनाया है बच जाए, लेकिन मोना चौधरी की क्रूरता की भेंट चढ़ गया। देवराज चौहान उसे देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, चेहरे पर गुस्सा था, बदन रह रहकर गुस्से से कांप रहा था। कुछ अजीब स्थिति में वो खुद को महसूस कर रहा था। पुलिस आई, अपनी कार्रवाई पूरी की। पोस्टमार्टम करके मेरे बेटे का चीरा फाड़ा शरीर मेरे हवाले करके जैसे अपने फर्ज से मुक्ति पा ली। मैं ही थानों के चक्कर लगाता रहा, अपने बेटे के हत्यारे के बारे में पूछता रहा। पुलिस से इतना ही पता चला कि मोना चौधरी जैसी खतरनाक शय ने मेरे बेटे की हत्या की है। जब वो पकड़ी जाएगी तो मुझे खबर कर दी जाएगी। होते होते 1 बरस बीत गया। मेरे मन में लगी आग बुझने की अपेक्षा भड़कती चली गई। मैं अपने बेटे की मौत नहीं भूल सकता था। उसके बिना मेरी ज़िंदगी बेमानी सी हो गई थी। वही तो सहारा था मेरी सांसों का। मोना चौधरी वाली रिवॉल्वर जेब में रखकर अक्सर मोना चौधरी की तलाश में निकल जाता, लेकिन उसने कहाँ मिलना था मुझे। इस बीच मैंने कई बदमाशों से बात की कि वो मोना चौधरी को ख़त्म कर दे तो मैं अपनी सारी दौलत उन्हें दे दूंगा, लेकिन मोना चौधरी का नाम सुनते ही वो पीछे हट जाते। मैं समझ गया कि मोना चौधरी को ख़त्म करने के लिए दिल्ली के बाहर से मुझे किसी को लाना होगा। ये सोचकर मैं मुंबई आ गया और किसी ऐसे इंसान को ढूंढने लगा जो मोना चौधरी से डरे नहीं। ऐसे में तुमसे मुलाकात हो गई। राकेश नाथ रुका और लंबी सांस ली। देवराज चौहान गंभीर था, आंखों में सोच के भाव नजर आ रहे थे। अब तुम ही फैसला कर लो कि मोना चौधरी ठीक है या मैं। राकेश नाथ ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सिगरेट एस्ट्रे में डाली। तो अपने बेटे का हत्यारा तुम मोना चौधरी को मानते हो? स्वर शांत था देवराज चौहान का। मतलब कि तुम नहीं समझते?
राकेश नाथ ने एकाएक तीखे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने उसे देखा। मोना चौधरी उस वक्त अपने किसी दुश्मन को मारने जा रही थी। तब मेरा बेटा सामने था। पहले गोली मेरे बेटे को लगी। मोना चौधरी भी तब जानती थी कि ऐसा होगा। राकेश नाथ कड़वे स्वर में कह उठा, मेरा बेटा भीड़ में खड़ा होता और उसे गोली लग जाती तो तब सोचा जा सकता था कि गलती से उसे गोली लगी, लेकिन तब तो मेरा बेटा सामने था। मोना चौधरी जानती थी कि वो गोली चलाएगी तो पहले मेरे बेटे को लगेगी, फिर भी उसने गोली चलाई। तब गोली चलाना मोना चौधरी की मजबूरी रही होगी। मजबूरी? हाँ, देवराज चौहान शांत स्वर में कह रहा था। तुमने अभी बताया कि उस व्यक्ति ने तुम्हारे बेटे की आड़ ले ली और मोना चौधरी पर गोली चलाई। वो तुम्हारे बेटे की आड़ लेकर मोना चौधरी को खत्म भी कर सकता था। अपनी जान बचाने की खातिर ही मोना चौधरी को गोलियां चलानी। मैं इस बात को नहीं मानता। वो दांत भींचकर कह उठा। मोना चौधरी को अगर जान का खतरा था तो पास में कारें थी, वो कारों की ओट में छिप सकती थी। मेरे बेटे की आड़ लेकर वो व्यक्ति आखिर कब तक बचता? कुछ इंतजार के बाद वो निशाने पर आ ही जाता। मोना चौधरी को कुछ देर रुक जाना चाहिए था, लेकिन उसने तो एक पल भी गंवाना ठीक नहीं समझा और गोलियां चलानी शुरू कर दी। देवराज चौहान की निगाह उस पर रही। तो दोस्तों, ये था पहली चोट नॉवल का 8वां पार्ट। आपको ये पार्ट कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।